हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दीक्षित एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। सारे सवाल आपकी विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली सारी परीक्षाओं में आज की क्लास मील का पत्थर साबित होगी। पूरी क्लास को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। 100% हर परीक्षा में इस क्लास से आपको सवाल देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 10 दिसंबर 1946 को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों हम बात करें संविधान सभा की दोस्तों जो पहली बैठक हुई थी उसमें दोस्तों उसके अस्थायी सदस्य कौन बने थे, तो अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी सदस्य कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और उसके बाद जो स्थायी सदस्य बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी जानकारी आपको नोट करके रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन बने। ये लीजिए, वही सवाल मैंने आपके सामने फिर से रख दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं। दोस्तों, संविधान सभा के जो पहले अस्थायी सदस्य बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन बने थे, तो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। प्रस्तावना इसका दोस्तों प्रस्तावना दोस्तों कब पेश की गई थी? 13 दिसंबर, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। और प्रस्तावना को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसको भी आप नोट करेंगे। अगर आपसे सवाल पूछे प्रस्तावना को दोस्तों पेश कब किया गया, प्रस्तावना को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, तो आप आंसर देंगे 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि संवैधानिक सभा के निर्माण के समय कुल कितने सदस्य थे? 292 सदस्य थे, 389 थे, 93 थे, 4 थे। दोस्तों आपको बता दें जब संवैधानिक सभा का निर्माण किया गया था उस समय कुल कितने सदस्य थे? उस समय दोस्तों 389 टोटल मेंबर थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम दोस्तों बात करें इसमें से दोस्तों इलेक्टेड मेंबर कौन से हैं और दोस्तों इनमें से जो परमानेंट मेंबर कौन से, यानी कि दोस्तों जो चुने गए मेंबर और इलेक्टेड मेंबर, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर सवाल आपसे ऐसे पूछे संवैधानिक सभा के निर्माण के समय कुल कितने इलेक्टेड मेंबर थे, तो आप बोलेंगे ये दोस्तों 292 थे। और दोस्तों कितने दोस्तों चुने गए थे? 93 चुने गए थे। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और मोस्ट रिपीटेड सवाल है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। ये चारों ऑप्शंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से मैं आपको 5 से 6 ऐसे सवाल बताऊंगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर सवाल आपसे ऐसा पूछा जाए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप सदस्य की संख्या बताएंगे 7। कितने? 7। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के दोस्तों हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। इसको भी आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, अंबेडकर। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों 24 जनवरी 1950 इसको क्या हुआ था, तो आप याद करके रखिएगा जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और हमारा राष्ट्रीय गान है,
राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 इसको दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको दोस्तों कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947। ये 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और दोस्तों इसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, इसको कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको दोस्तों कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। अब दोस्तों आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 इसको क्या हुआ था? हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछे भारतीय संविधान दोस्तों कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और कितना समय लगा था? तो आपको याद रखना है 2 साल, संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑलमोस्ट 3 साल का समय लगा था लगभग हमारे संविधान को तैयार होने में। और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, बहुत बार सवाल परीक्षा में आया हुआ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग। तो आपको याद रखना है दोस्तों, संवैधानिक यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और आपका चुनाव आयोग और आपका वित्त आयोग, ये सब के सब दोस्तों संवैधानिक आयोग हैं। लेकिन ये राज्य मानव अधिकार आयोग ये गैर संवैधानिक आयोग है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछ लेगा वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आप आंसर देंगे 280 में। आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 324 में। किसमें है? 324 में। अगर आपसे सवाल पूछ रहे यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 315 में। किसमें? आर्टिकल 315 में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं? ये भी सवाल अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं? अनुच्छेद 17-18, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 23-24। तो याद रखिएगा, जो अनुच्छेद दोस्तों आपका 21 और 22 है, कौन सा? अनुच्छेद 21-22। यहाँ पर दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 21-22 नहीं होगा, 20-21 होगा। 20-21 यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये 2 ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो आपातकाल के दौरान दोस्तों निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें आपातकाल की, तो दोस्तों आपको याद होगा आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है आपका वित्तीय आपात। इन तीनों के आर्टिकल मैं आपको नोट करा देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तीनों आपातकाल के आप आर्टिकल नोट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 352 में क्या है? इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। ये तीनों आपातकाल आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? इनमें से ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29, 30 या उपरोक्त सभी? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। तो याद रखिएगा, जो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी आर्टिकल दोस्तों केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा, 15, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, ये सभी आर्टिकल जो हैं केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता, रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 19 में दोस्तों क्या है, तो आपको याद रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार किस में है, आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 29, 30 में क्या है, ये दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 29, 30। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। यहाँ से दोस्तों हम सारे अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं, जितने भी अनुच्छेद बनते हैं आपकी परीक्षा में सारे मैं आपको नोट करा दूंगा। बस बहुत ध्यानपूर्वक क्लास को देखते चलिएगा और महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते चलिएगा। निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 21। राइट टू प्राइवेसी, इसका अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 21 में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे ऐसे पूछे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 21 में। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन और चारों ऑप्शन बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को इसी तरह से सेट किया है जिससे कि मैं आपसे एक सवाल से आपको 4 से 5 सवाल बता सकूं। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई, आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आर्टिकल नंबर 17 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 17 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 19 सी, अनुच्छेद 19 डी, अनुच्छेद 19 ई। क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 ये क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन दोस्तों सवाल आपसे और थोड़ा डीप करके पूछता है। मैं आपको सारे दोस्तों ऑप्शन बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया कि भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 19 ई में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल नंबर 19 ए, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 19 ए में। आर्टिकल नंबर 19 बी में क्या है, तो आपको याद रखना है कहीं भी दोस्तों सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 19 बी में है। आर्टिकल नंबर 19 सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं ये। आर्टिकल में 19 डी, दोस्तों माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा कहीं भी आने जाने की आज़ादी होती है, आर्टिकल नंबर 19 डी के अंतर्गत। कहीं भी आने जाने की आज़ादी होती है आर्टिकल नंबर 19 डी के अंदर। और कहीं भी दोस्तों व्यापार करने की आज़ादी होती है 19 ई के अंदर। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 19 ई के अंतर्गत। और दोस्तों कहीं भी बसने की आज़ादी जी, आर्टिकल नंबर 19 जी में, 19 जी, इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कहीं भी दोस्तों बसने की आज़ादी। आप कहीं पर जाकर भारत में, अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास करने की आज़ादी है 19 जी के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। ये थोड़ा दोस्तों टफ पड़ जाता है, लेकिन परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 23, 24, 25, 28, 29 से 30 या 32 से 35। ये चारों आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 23, 24। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों सवाल इसके अंदर से कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा
बंधुआ मजदूरी पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बेगार प्रथा, इन सब पर प्रतिबंध दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 23 के तहत है। और आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 24। इसीलिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 और 24 को बोला गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल नंबर 25 से 28 की बात करें तो दोस्तों ये होगा आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई सा भी धर्म अपनाएं, ये आपकी स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 25 से 28 में। याद रखिएगा, अगर कहीं भी आपको धर्म से संबंधित चीजें दिखाई दें तो आप 25 से 28 के बीच में ऑप्शन लगाइएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 29-30, मैंने अभी आपको बताया था जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए दोस्तों शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? उनके लिए शिक्षा का अधिकार है दोस्तों आर्टिकल में 29-30 में है। याद रखिएगा। अगला सवाल अनुच्छेद 32 से 35, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32 से 35 में। और आपको याद रखना है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद नंबर 32 को कहा है। उम्मीद करता हूं सारे आर्टिकल्स आपने नोट किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इससे संबंधित आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 39A, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बात करते हैं अनुच्छेद 40 को लेकर। ग्राम पंचायत का गठन, अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 में है। अगर हम दोस्तों बात करें आर्टिकल नंबर 44 से, तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। और दोस्तों आर्टिकल 44 पूरे भारत में अभी कहाँ लागू है? केवल गोवा में लागू है। याद रखिएगा, समान सिविल कोड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है पोषण से संबंधित अधिकार कौन से, यानी पोषण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों पोषण संबंधी अधिकार ये कौन से आर्टिकल में है? ये नंबर आर्टिकल नंबर 47 में आपके हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया 48A, इसमें क्या है? वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार, यानी वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 48A में है। इसको भी आप याद रखिएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 48A। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 49, 50, 51, 51A। ये तीनों आर्टिकल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51 में है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछे आर्टिकल नंबर 49 में क्या है? दोस्तों जो भी दोस्तों हमारी स्मारक हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या दोस्तों जो भी हमारी बौद्धिक स्मारक हैं, हमारा दोस्तों जो राष्ट्रीय स्मारकें हैं, उनकी रक्षा करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 49 में बोली गई है। याद रखिएगा, सवाल आपसे कुछ इस तरह से पूछ लेता है कि ताजमहल की देख रेख करना, उसकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है या हमारा कर्तव्य है। ये बात कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 49 के तहत है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 50 की, तो याद रखिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 50 में लिखी गई है। अगर हम दोस्तों बात करें आर्टिकल नंबर 51 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात आएगी तो पूरे राष्ट्रपति के जितने आर्टिकल हैं सारे मैं आपको नोट कराऊंगा, नोट करते चलिएगा। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, 60, 61, 72। तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल नंबर 60 में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52 में। ध्यान से सुनते चलिएगा। उसकी कार्यपालिका शक्ति दोस्तों आर्टिकल नंबर 53 में। उसका दोस्तों चुनाव आर्टिकल नंबर 54 में। और चुनाव की जो पद्धति होगी, यानी कि चुनाव की जो रीत होगी, आर्टिकल नंबर
55 में। इतने ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। और राष्ट्रपति का महाभियोग वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान, ये बात कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 72 में। राष्ट्रपति का क्षमादान ये आर्टिकल नंबर 72 में है। और दोस्तों आपसे अगर ऐसा पूछे, अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, कोई दोस्तों डिस्प्यूट होता है, तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 71 के तहत करता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हैं सवाल एक है, लेकिन एक सवाल से मैं आपको 8 से 10 सवाल निकाल कर दे रहा हूँ। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा। और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। एकमात्र ऐसा वीडियो जो दोस्तों आपकी सारी परीक्षाओं के लिए रामबाण काम आएगा। राष्ट्रपति की शपथ कौन? आर्टिकल नंबर 60 में। राष्ट्रपति भारत का होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 52 में। उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में। उसका चुनाव आर्टिकल नंबर 54 में। और चुनाव की जो पद्धति होती है आर्टिकल नंबर 55 में। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 272 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। और आर्टिकल नंबर 71 में क्या है? तो आपको याद रखना है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह बात आर्टिकल नंबर 71 में बोली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ये सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों उपराष्ट्रपति से बनने वाले सवाल, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? आर्टिकल नंबर 63, 64, 69। तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 64 के तहत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें आर्टिकल नंबर 63 की, तो आर्टिकल नंबर 263 में क्या है? इसमें उपराष्ट्रपति का पद है। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63 में। उपराष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों आर्टिकल नंबर 69 में है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें उपराष्ट्रपति के बनने के लिए हमें कितनी आयु होनी चाहिए? लगभग कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79, 80, 81, 82। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों संसद के गठन का जो उल्लेख है वो किया गया है आपके अनुच्छेद 79 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आपने एक सूत्र सुना होगा सरला, बहुत फेमस ट्रिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो राज्यसभा का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 80 में। लोकसभा गठन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 81 में। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 79 में। और राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80 में। लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये लीजिए उच्च न्यायालय की बात आ चुकी है। यानी कि दोस्तों आपसे हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी दोस्तों जो सेवानिवृत्ति होती है, यानी कि दोस्तों उनका जो रिटायरमेंट होता है उसकी आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। तो याद रखिएगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 214 में। पहला सवाल, अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14 में। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 215 में। दूसरा सवाल, हाई कोर्ट दोस्तों कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की। हाई कोर्ट जो होता है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 226 के तहत करता है हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट कर एक सवाल बताएं, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बात करते हैं हम दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 124 में किया गया सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख। यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें अनुच्छेद नंबर 124 में बोली गई हैं।
अगर हम दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 129 में बोली गई है, याद रखिएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके जो जज होते हैं उनकी दोस्तों सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। अगर हम दोस्तों बात करें अभी मैंने आपको बताया था जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। याद करके दोस्तों बताइएगा, आर्टिकल नंबर 32 मैंने अभी आपको क्या बताया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि दोस्तों जिसको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। आज के बाद ये सवाल आपसे गलत नहीं होगा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर आपको दोस्तों अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 30 वर्ष। अगर आपको भारत का प्रेसिडेंट बनना है यानी कि राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनना है, अगर आपको भारत का गवर्नर, किसी राज्य का गवर्नर यानी कि आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। इससे बाहर सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। अगर आपको ग्राम पंचायती का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। और वोट डालने की उम्र दोस्तों 18 वर्ष है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन कब का है? 1989 का है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 246A, 279A, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A। ये चारों आर्टिकल्स हमारे लिए लल्लन टॉप हैं, इस पर स्टार लगाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है 279A में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम दोस्तों जीएसटी की बात करें, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। और जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? ये दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 246A। लेकिन जीएसटी काउंसिल अगर आपसे पूछे तो आप आंसर देंगे 279A। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी पूरे भारत में जीएसटी। और दोस्तों आपको बताना है जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। अगर हम दोस्तों बात करें कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जीएसटी से संबंधित है। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर दोस्तों जीएसटी को लागू किया गया था। अब दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ये बात कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल में 338 है। लेकिन आपसे ऐसे पूछे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 338। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पूछे तो आर्टिकल नंबर 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति पूछे तो आर्टिकल नंबर 338। और ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों के दोनों संवैधानिक निकाय हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये दोनों संवैधानिक निकाय हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपने महत्वपूर्ण एंजॉय किए होंगे। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊँगा वो सवाल जो परीक्षा में आना ही आना है। सवाल दोस्तों बात करेंगे हम संविधान के महत्वपूर्ण भागों को लेकर, जितने भी महत्वपूर्ण भाग हैं सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बने रहिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं भागों को लेकर। संविधान के जितने भाग हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सारे भाग मैं आपको यहीं पर एक ही दिन में नोट करा देता हूँ, नोट कर सकते हैं आप इसको। संविधान के महत्वपूर्ण भाग दोस्तों, भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? तो आपको याद रखना है भाग 1 में लिखा हुआ है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर आपसे पूछे भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया? एकल नागरिकता का प्रावधान, आर्टिकल 5 से 11 में। आर्टिकल नंबर 5 से 11 में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है?
ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता। अगर हम दोस्तों बात करें मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 3। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग नंबर 3 को कहा जाता है। और इसमें किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार का। 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की। इसमें दोस्तों क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको याद होगा डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का उल्लेख है। और डीपीएसपी कौन से भाग में? भाग नंबर 4 में। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग दोस्तों हमारा है मौलिक कर्तव्य, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग 4A। अगर आपसे पूछा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 4A। और दोस्तों आपको बता दें मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A, अभी हमने डिस्कस किया था। और दोस्तों आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और फिर 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन होता है। कब हुआ जी? 1976 को हुआ। और हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो आपसे परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आप आंसर देंगे 42वां संविधान संशोधन। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 4A में। अगर हम दोस्तों बात करें भाग 5, ये संघ सरकार से संबंधित है। यानी कि दोस्तों आपका इसके अंदर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें दोस्तों किस में आएंगी? ये सबके सब संघ सरकार में आएंगी। और ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ये भाग नंबर 5। अगर हम दोस्तों बात करें राज्य सरकार की, तो इसका दोस्तों भाग है भाग 6। यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, वहाँ पर दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख होगा भाग 5 में। यहाँ पर क्या होगा? हाई कोर्ट का उल्लेख होगा। यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर आपका राष्ट्रपति होगा, यहाँ पर क्या होगा? आपका राज्यपाल होगा। यानी कि दोस्तों भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे अगर आपका किसी का राज्य का राज्यपाल पूछे या आपसे हाई कोर्ट की बात करें, तो आप याद रखिएगा भाग नंबर 6 में इनका उल्लेख किया जाएगा। अगर हम बात करें भाग 8 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 8 में दोस्तों क्या किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाग 9, ये लीजिए, ये पेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आना ही आना है। भाग 9 में दोस्तों क्या है? पंचायत से संबंधित प्रावधान है। और भाग 9A में क्या है? नगरीय निकाय से संबंधित है, भाग 9A। भाग 9B किस में है? सहकारी समिति से संबंधित है, भाग 9B। और भाग 12 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। इस पर आप डबल स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग 9। और नगरीय निकाय का उल्लेख भाग 9A में, सहकारी समिति भाग 9B में। और संपत्ति का उल्लेख किया गया भाग नंबर 12 में। आपको याद होगा संपत्ति का अधिकार, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। और पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 31 में था। इसके बाद दोस्तों ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। और जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया जाता है। और फिर आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 300A। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाग नंबर 13 दोस्तों, भाग नंबर 13 में क्या बोला गया है? भारत में वाणिज्य एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत में वाणिज्य एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन से भाग में? भाग नंबर 13। भाग 14 में क्या है? यूपीएससी स्टेट पीसीएस का उल्लेख। यानी कि आप यूपीएससी हो गया, आपका स्टेट पीसीएस हो गया। ये सब परीक्षाएं दोस्तों कौन से भाग में? भाग नंबर 14 में। अब बात करते हैं भाग नंबर 17 की। भाग नंबर 17 में क्या है? राजभाषा से संबंधित उपबंध। अगर आपसे पूछे राजभाषा से संबंधित उपबंध कौन से भाग में? भाग नंबर 17 है। भाग नंबर 18 में क्या है? आपातकाल का उल्लेख किया गया है, भाग नंबर 18 में। भाग नंबर 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग नंबर 20 में है। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भाग थे जो दोस्तों आपके संविधान में कई बार पूछे गए हैं। तो ये थी आज की क्लास और ये था आज का कंटेंट। अब कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर दोस्तों कोई भी आपको मिस्टेक लगती है तो आप उसका आंसर कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। उसका मैं दोस्तों कमेंट पिन कर उसका सुधार करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।